With this video, I would strongly suggest the people who are going to buy a Pro with the ADAS function. इस पर्टिकुलर केस में जो सर्विस शेड्यूल है वो क्या है, दैट्स वन. सेकेंडली, आपके पार्ट्स वगैरह कौन से चेंज होते हैं या फिर सर्विस किए जाते हैं? राइट, कि डिलीवरी को 10-15 दिन ही नहीं हुए थे और उसको पूरा का पूरा जो टच वाला कंसोल है वो चेंज हुआ उसका. तो व्हाट वाज द रीजन कि आपने नेक्सॉन को बाय कर दिया? That actually became a problem only after 1 month of buying this vehicle. इस पर्टिकुलर केस में जो सर्विस शेड्यूल है वो क्या है, दैट्स वन. सेकेंडली, आपके पार्ट्स वगैरह कौन से चेंज होते हैं या फिर सर्विस किए जाते हैं? राइट. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. लेके आ गए आपके लिए एक और नई रिव्यू की वीडियो. तो गाइस, बिटवीन दिस जो कन्फ्यूजन चल रहा है अभी पेट्रोल, डीजल और ईवी को लेके, जिसमें हमारे पेट्रोल का एक नया कन्फ्यूजन आया है E10 और E20 पेट्रोल का. तो यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं ईवी व्हीकल के बारे में. हमारे साथ हैं क्षितिज. तो वेलकम टू द चैनल. सो गाइज, यहाँ पे एक मैं आपको क्षितिज का बैकग्राउंड देता हूँ. सो ही इज़ अ प्रोफेशनल कार एंथुसियास्ट. प्रोफेशनल मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद मर्सिडीज प्रीवियसली. पहले उनसे जानेंगे कि उनका क्यों रीज़न रहा विंडसर को लेने का. प्लस उन्होंने प्रीवियसली कुछ ईवी गाड़ी भी रखी हुई है, तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से उनको चेंज करना पड़ा. वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 1.25x पे रख के देख सकते हो वीडियो को. मैं टाइम स्टैम्प नीचे लगा दूंगा सो दैट आपके लिए इजी हो जाए कि आपको कौन सा सेगमेंट देखना है. बाकी फटाफट शुरू करते हैं. ऑल्दो हमारी पहले बात हुई है कि क्या कुछ रीज़न है, बट आप लोगों के साथ शेयर करना था. तो फटाफट पहले जान लेते हैं कि वाई कीपिंग ऑल दी ऑप्शंस असाइड, जो कि अभी हमारे सुनने में भी आ रहे हैं कि XEV 9 आ रही है हमारी और BE6 आ रही है महिंद्रा की तरफ से. काफ़ी एग्रेसिव लुक्स हैं वहाँ पे भी. लुक सब्जेक्टिव होते हैं, काफ़ी लोगों को कुछ पसंद आता है, काफ़ी लोगों को कुछ पसंद आता है. तो इनकी प्रायोरिटी जानते हैं एक बारी कि क्यों इन्होंने विंडसर को चूज़ किया, और चलाते हुए हम ये भी जानेंगे कि प्रीवियसली इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं ईवी व्हीकल के साथ ही. तो क्षितिज, बताना चाहेंगे? Sure. I think multiple reasons थे to buy this car. So थोड़ा सा little of background. मेरे पास multiple गाड़ियाँ in the past रही हैं. मेरी पहली गाड़ी जो थी वो एक Esteem थी. Okay. उसके बाद and that was a second hand car. उसके बाद मेरी जो पहली नई गाड़ी थी वो Ford EcoSport. Nice. Ford EcoSport डीजल में, and then obviously followed by having a Swift, a Nexon EV, i20 and then this vehicle. So एक लॉन्ग बैकग्राउंड रहा है, लॉन्ग हिस्ट्री रही है बाइंग व्हीकल्स. तो वो एक बेस बनाती है कि आप कोई स्पेसिफिक व्हीकल क्यों चूज कर रहे हो. Right. नाउ एज यू सेड, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है इस इंडस्ट्री का, उसने मुझे थोड़ी सी हेल्प करी चीज़ों को चूज़ करने में. नाउ जस्ट कमिंग बैक टू दिस कार, अगर आप कार को कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में नोट करेंगे तो जो प्रीवियस विंडसर ईवी आती थी उसकी जो बैटरी साइज़ है, और रादर वो आती भी है अभी, उसका बैटरी साइज़ छोटा है. मैंने वैसे जब फिजिकली जब मैंने उसको देखा तो बहुत अच्छी लगती थी मुझे, बिकॉज गाड़ी का लेंथ बहुत बड़ा है, अंदर से काफ़ी स्पेशियस है. बट मेरे लिए मेजर प्रॉब्लम ये था कि उसकी बैटरी साइज़ छोटी थी. जब बैटरी साइज छोटी होती है तो विद द एक्सपीरियंस दैट आई हैव विद नेक्सॉन ईवी आपको कंसर्न्स आते हैं. तो मेरी नेक्सॉन ईवी 30 किलोवाट्स की मीडियम रेंज की थी. उसमें मुझे करीब 250 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिलती थी. और उन लोगों ने क्लेम कितनी करी हुई थी कि कितनी मिलेगी? उनकी क्लेम्ड है 315 या 325. एंड एक्चुअल वाज 225. हाँ, 220-225 के बीच में रेंज करती है. तो नेट जस्ट कमिंग विद द डायरेक्ट पॉइंट, ये गाड़ी बड़ी है, अंदर से स्पेशियस है. जिस कॉस्ट में मिल रही है उस कॉस्ट में राइट नाउ इस साइज का कोई व्हीकल अवेलेबल नहीं है. टेक्नोलॉजिकली करेक्ट, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस कार है. और अगर मैं सब्सिडी में ला लेता हूँ तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है. तो ये मेजर रीजंस थे. पॉसिबली वी कैन डिटेल इट आउट. ठीक. सो गाइस, फटाफट अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं. थोड़ा सा आपको इंटीरियर का भी आउटलुक दे देंगे कि कैसा है. मैं थोड़ी देर बैठा हूँ तो काफ़ी सॉलिड बिल्ड वाली फील आ रही है. बहुत लोगों का सेफ्टी कंसर्न होता है तो उस बेसिस पे बोल रहा हूँ.
बाकी आप अपने आप शोरूम पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो कि क्या कुछ है। तो फटाफट चलते हैं। सो क्षितिज भाई, सबसे पहले तो जर्नी जानना चाहेंगे आपकी, बिकॉज यू हैव बीन यूजिंग प्रीवियस व्हीकल्स जो डिफरेंट कंपनीज के भी थे। तो गाइज यहाँ पे कुछ बायस वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि ही इज़ नॉट अ एमजी फैन या समथिंग। ही प्रॉबेबली चूजेज जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है या फिर उनकी नीड्स को फिट करता है। तो कुछ बायसनेस नहीं मिलेगी आपको, एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट कार विच वॉज प्री ओन्ड, सो हाउ डिड द एक्सपीरियंस वॉज? एस्टीम बहुत ही आइकॉनिक व्हीकल है एक्चुअली। मैंने शायद वो व्हीकल लिया भी उस टाइम इसीलिए था कि इट वाज अगेन अ लॉन्ग कार, और मुझे बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मिल रही थी वो सेकेंड हैंड में। और मोर ऑब्वियसली जिस टाइम मैंने ली थी वो डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, तो दैट वाज अगेन वन ऑफ द रीजंस। उस गाड़ी से मुझे ये फील समझ में आया कि मारुति क्यों मार्केट में इतना अच्छा कर रही है इस टाइम पर। इट वाज अ वेरी निम्बल कार, वेरी इजी टू ड्राइव। उसके बाद लेटर ऑन कुछ टाइम में मैंने उसमें सीएनजी भी लगवा रही थी, ऑब्वियसली टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। बहुत ही इनिशियल प्रोफेशनल पीरियड था मेरे लिए। तो ऑल इन ऑल एस्टीम वाज अ ग्रेट कार, बहुत ही एरोडायनेमिक कार थी इन टर्म्स ऑफ जो हम बोलते हैं एयर कटिंग एंड ऑल। तो वेरी स्मूथ गाड़ी बिल्कुल रोड पकड़ के चलती थी, एंड फेयर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द बॉडी शेल, which is right now questionable, लेकिन this I could say। but then जब फोर्ड इको स्पोर्ट को मैंने एडवर्टाइजमेंट्स में देखा था, तो वो हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी कि यार मुझे ये कार चाहिए। एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी, मैं एक्चुअली पहले अहमदाबाद रहता था, तो आई गॉट ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, एंड दिल्ली में मुझे व्हीकल बहुत ज़्यादा दिखा। इनफैक्ट अगर आप इसे कंपेयर करेंगे गुजरात को दिल्ली से, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ डीलरशिप्स थी उस टाइम पर फोर्ड की, वो बहुत मिनिमल थी। और यहाँ पर फोर्ड का क्रेज थोड़ा सा अलग ही लेवल पर है दिल्ली एनसीआर। तो इको स्पोर्ट ऑब्वियसली लुक्स में एक आउटस्टैंडिंग गाड़ी थी। मैंने पर्पसफुली डीजल चूज किया क्योंकि उस टाइम मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने वो मैनुअल में डीजल खरीदी थी। ट्रेंड आई थिंक उसका वेरिएंट था, व्हिच वाज द मिडिल वेरिएंट अवेलेबल एट दैट मोमेंट। तो ग्रेट बिल्ड क्वालिटी। इको स्पोर्ट का जो डीजल इंजन था वो भी बहुत ही पेपी था, चलाने में बहुत मजा आता था। लेकिन उसका जो नेगेटिव था वो था उसका क्लच वाज रियली हेवी एंड हार्ड, आप जो भी से टर्न करें। और ट्रैफिक में उसे बहुत कंसर्न होता था। तो जब दिल्ली में मैंने इनिशियली करीब उसे 1.5-2 साल चला लिया, तो मेरे को ये तो समझ में आ गया था कि दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में जहाँ इतना ट्रैफिक होता है, वहाँ आप मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते। मुझे बहुत पहले ये फीलिंग हो गई थी। सो सरप्राइजिंगली फॉर मी इवन, मैंने स्विफ्ट उस टाइम 2018 में, जो अभी इसका लेटेस्ट शेप है, उसी सिमिलर शेप का लॉन्च हुआ था, और मैंने उसका AMT वर्जन चलाया, और आई फेल्ट रियली गुड। अगेन वो बेसिक्स, गाड़ी बहुत लाइट है, इजी टू ड्राइव। सो मैंने फिर उसके बाद सुजुकी स्विफ्ट यूज करी फॉर अ गुड पीरियड, क्लोज टू अबाउट 5 years। आई ड्रोव दैट कार अबाउट 85-86,000 kilometers। आई थिंक अभी तक सबसे ज़्यादा चलाई मैंने वही गाड़ी, which also says a lot about Maruti Suzuki। उसके बाद ये दिमाग में मेरे आ रहा था कि भाई अब फ्यूचर इलेक्ट्रिक ही है। लोग बोलते हैं कि यार एक बहुत ही क्लीशे सी लाइन है जो लोग बोल रहे हैं, बट अगर आप फैक्चुअल टर्म्स में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक कार्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो क्लियरली डिफीट करते हैं एक पेट्रोल या डीजल कार को। पहला तो एक एफिशिएंसी पार्ट है जो कि ऑब्वियसली आपको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। सो एक तो होती है आपकी रेंज, दूसरा होता है कि उस रेंज की कॉस्टिंग। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपको ये 400 किलोमीटर या 450 किलोमीटर की रेंज दे रही है, तो उसकी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कितना आपको कॉस्ट पड़ता होगा उसका? बिटवीन 80 to 90 पैसा पर किलोमीटर की कॉस्ट पड़ती है इस गाड़ी की। और
ये भी बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रिक्स को कैसे चलाओ। लेकिन वहाँ पे एक अलग थॉट प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, विच इज आप कौन से ब्रांड की गाड़ी खरीद रहे हैं और वो ब्रांड अपने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है गाड़ी का, जो बेसिकली गाड़ी के सारे डायनामिक्स को हैंडल करता है, गाड़ी किस तरह से चलेगी, किस सिचुएशन में क्या होगा, वो सब चीज़ें BMS इन अ वे कंट्रोल करता है। सो BMS उस गाड़ी का कितना सॉर्टेड है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो आपने बताया कि Nexon EV वाज योर प्रीवियस और फर्स्ट EV कार, तो दोनों के बेसिस पे, बिकॉज यू हैव बीन अ यूजर, सो यू कैन बेटर इलेबोरेट यहाँ पे कि जो आपने BMS की बात करी, दोनों में इसमें और उसमें क्या डिफरेंस था, प्लस फॉर श्योर कि वहाँ पे बैटरी पैक छोटा था हमारे पास, तो रेंज भी कम थी, बट जो MG क्लेम कर रही है उसके अगेंस्ट में हमें इसमें कितना रेंज मिल जाता है एक्चुअल टर्म्स में, और Nexon EV में जो कि आपने बताया कि वो 350 क्लेम कर रहे थे, वहाँ पे 225 आपको मिल रहा था। तो आई थिंक आपने बड़े डेप्थ वाला क्वेश्चन पूछ लिया था मेरे पास। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन एक्चुअली स्पीक अबाउट, बट अगर मैं मोटा मोटा देखूँ तो Nexon में ना आपको जो कंजम्पशन है, एक एवरेज कंजम्पशन करके चीज़ आती है टाटा की गाड़ियों में, जो MG में नहीं है। सो एवरेज कंजम्पशन इज ऑफ टॉकिंग अबाउट कि आपका कंजम्पशन कितना हो रहा है हर किलोमीटर के हिसाब से। तो अगर आपको एक टाटा कार या स्पेसिफिकली Nexon से अच्छा एवरेज या रेंज निकालनी है, तो आपको बेसिकली उस वॉट आवर कंजम्पशन को एक लिमिट में रखना पड़ेगा। उसके बहुत सारे वेज हैं। वन वे कैन बी कि जब गाड़ी आपने इनिशियली चार्ज करी है, उसके बाद आप गाड़ी को थोड़ा सा स्लो चलाओ फॉर द फर्स्ट 10%, सो दैट जो आपका वॉट आवर कंजम्पशन है वो एक लिमिट में आ जाए। अब ये थोड़ी सी एक वे या टेक्निक है, क्योंकि जो पहले 10% होते हैं, या रादर आई वुड से पहले 7 या 8% होते हैं, उसमें जो रीजनरेशन है वो भी काम नहीं करता। ओके, अगेन दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू BMS, इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। तो जो वॉट आवर कंजम्पशन है उस गाड़ी में वो इनिशियली वैसे भी हाई रहेगा, एंड यू आर ट्राइंग टू कीप इट अंडर 100 इन अ वे, सो दैट जो क्लेम कर रही है कंपनी 325, उसके आसपास आप ले सको। सो इफ द कंजम्पशन इज से अराउंड 93-94 वॉट्स पर किलोमीटर, आप बेसिकली कह रहे हो कि आपकी गाड़ी उस मल्टीपल्स में इजीली करीब 300 किलोमीटर का रेंज आपको दे देगी, क्योंकि आपकी 30 किलोमीटर की बैटरी। ओके, ठीक है। अब होता ही है कि अगर आपने अग्रेसिवली चला लिया गाड़ी, या फॉर एग्जांपल अगर आपने वो पहले 5 या 7% का ध्यान दिया, अगर आप 0 to 100 वाले लोग हो तो अगर आप उसे बहुत अग्रेसिवली चला रहे हो, तो ये बहुत ही क्लियर है कि आपका कंजम्पशन अगर फॉर एग्जांपल 150, 180, 200 के आसपास गया, तो बेसिकली 325 को आप डायरेक्टली आधा कर दो अगर आपका 200 का कंजम्पशन है, तो आपको उतनी रेंज गाड़ी देगी, विच इज अबाउट 160 किलोमीटर। और अगर आपका एक मिक्स्ड काइंड ऑफ यूसेज है, तो आपको जो लॉजिकली रेंज मिलेगी वो 200-225 की मिलेगी। अब ये क्या है कि हाउ इज इट डिफरेंट इन दिस कार MG विद। पहले तो ये है कि मैं क्यों कहता हूँ कि शायद इस गाड़ी का BMS is far better than other brands in a way, and I'm definitely comparing it right now with only the Indian brands, क्योंकि then there are brands like BYD और उनके BMS भी काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, उनकी भी रेंज काफ़ी अच्छी आती है। बट when I'm comparing it with Tata, होता ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल करके एक चीज़ होती है, ESC, उसका पार्ट, which is not the case in Tata. So होता ये है कि अगर आपने गाड़ी का रीजनरेटिव ब्रेकिंग, which is कि जब गाड़ी को मैं रेस छोड़ूं तो गाड़ी धीरे से एंड स्लोली अपने आप रुक जाए, मुझे ब्रेक का यूज़ ना करना पड़े, वाला कंसेप्ट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर डाल देते हो, तो राइट फ्रॉम 100%, which is like जब आपकी बैटरी पूरी चार्ज है, वहीं से आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलने लगता है। सो विच मीन्स कि आपकी जो पहले 10% या 7% मैंने आपको टाटा के बारे में बोला था,
वहाँ पर इनिशियली आपको रेंज अच्छी नहीं मिल सकती क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपके कंट्रोल में है ही राइट। वो बैटरी से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो उस केस में ये होगा कि आपको 7-8% में तो रेंज गाड़ी के हिसाब से मिलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन यहाँ पर आपको 100% से जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिल रही है तो रेंज ऑब्वियसली बेटर है। एक तो वो बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा ये, कमिंग बैक टू द रेंज, ये गाड़ी मुझे बहुत ही इजीली, मतलब विदाउट, मतलब मुझे, जब मैं टाटा की बात करता हूँ, मुझे बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते थे कि उसमें मुझे 250-260 की रेंज मिल जाए। यहाँ पे विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स आई एम इजीली गेटिंग अबाउट 430 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, एंड तभी भी मेरे को बिटवीन 15 to 20% बैटरी बची हुई होती है। ये ब्रांड सजेस्ट करता है कि आपकी जो बैटरी है वो 30% के आसपास हो तब आप रिचार्ज कर लीजिए। बट अगर आप उसे 15-20% के अराउंड लेकर जाएंगे तो, और अगर मैं पूरा कंजम्पशन ले लेता हूँ तो जो कंपनी का क्लेम है विच इज 449 किलोमीटर्स इन दिस केस, बिकॉज दिस इज Windsor EV Pro with the larger batteries. This is the top variant. Yes. So इस केस में जो क्लेम रेंज है उससे भी 30-40 किलोमीटर ऊपर की रेंज ये निकाल सकती है। Now if you want to possibly know the conditions, ये जो मैं रेंज बता रहा हूँ ये 90% सिटी रेंज है। At the same time जो हाईएस्ट स्पीड आप इस रेंज में, I mean इन किलोमीटर्स में जो मैं हाईएस्ट स्पीड की बात कर रहा हूँ गाड़ी की, वो इज बिटवीन 40 to 60, that's the max. और हम सिटी कंडीशंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग का अच्छा खासा यूज होता है। सो ऑल इन ऑल, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली, BMS का सबसे स्ट्रॉन्ग रोल जो मुझे नजर आता है वो ये है कि इस गाड़ी में 100% से आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिल रही है। आपको वॉट्स पर किलोमीटर का कैलकुलेशन को सामने नहीं दिख रहा तो आप ज्यादा उससे प्ले भी नहीं करोगे, और साथ ही साथ आपको प्ले करना नहीं भी पड़ रहा है। एंड ऑब्वियसली द लार्जर रीजन जहाँ पे कि ये 53 किलोवाट्स की बैटरी है वर्सेस 30 किलोवाट्स की बैटरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो क्षितिज भाई, गॉड फॉरबिड, मतलब फॉर श्योर की सिटी में चलती रहती है गाड़ी, बट अभी तक कोई ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ है कि गाड़ी इधर उधर टच हुई हो? क्योंकि दिल्ली NCR में हमें पता है बहुत टाइट ट्रैफिक रहता है। आई थिंक ये ना, अगेन आई थिंक आई वुड कंसिडर दिस as a little flaw, what I'm just going to talk about right now. इसका ना ADAS जो है गाड़ी का वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। Okay. So this comes with ADAS. ये ना गाड़ी काफ़ी कुछ सेंस करती रहती है, and that actually became a problem only after 1 month of buying this vehicle. ये जो सेक्टर 59 का मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे मेरे को एक छोटा सा कंसर्न हुआ बिकॉज ऑफ ADAS. सो मैं करीबन पैर के आसपास 2 बजे के आसपास इस व्हीकल को ड्राइव कर रहा था, जिस टाइम पे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, रोड्स आर जनरली वेरी वेरी क्लियर। तो ऑब्वियसली इस गाड़ी का ADAS ऑन था, विच मीन्स कि इसका एक फ्रंट कोलिजन सिस्टम करके एक चीज़ होती है वो ऑन थी, एंड लेन कीप असिस्ट करके भी एक फंक्शन आता है, वो दोनों चीज़ ऑन थी। तो इस गाड़ी ने आई डोंट नो क्या नोट किया कि मेरी गाड़ी के फ्रंट में कुछ भी नहीं था, राइट में कुछ भी नहीं था, लेफ्ट में भी कुछ भी नहीं था, एंड मेरी गाड़ी वॉज इन द सेंटर लेन ऑफ दैट रोड, और इस गाड़ी ने एग्जैक्टली पता नहीं क्या सेंस किया और इस गाड़ी ने सेंटर ऑफ द रोड ब्रेक मार दी। आई वॉज ड्राइविंग एट अराउंड 45-43 की स्पीड थी, विच इज़ अ गुड स्पीड फॉर दैट रोड, एंड मेरे पीछे जो व्हीकल था उसने मुझे आके हिट किया। मेरे पीछे एक होंडा की गाड़ी थी, और गाड़ी का जो बैक साइड में अगर आप देखोगे एक गार्ड मैंने लगा रखा है, उस गार्ड पे गाड़ी हल्की सी टच हुई, उसके बाद वो बम्पर पे चली गई, एंड वहाँ पर गाड़ी हिट हुई। उस गाड़ी का तो फ्रंट पूरा का पूरा खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। ओके। और मेरी गाड़ी का सिर्फ बम्पर का नीचे का पार्ट, विच इज लाइक सेंसर्स जहाँ पे होते हैं पीछे पार्किंग सेंसर, उसके नीचे का पार्ट थोड़ा सा दबा। नाउ इसमें 2 चीजें थी। पहली चीज, अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्ड क्वालिटी का पता चल गया गाड़ी का, विच इज एक्चुअली गुड, फॉर्चुनेटली बोल सकते हैं। लेकिन सेकंड पार्ट वाज द ADAS सिस्टम, व्हिच वाज द लार्जर प्रॉब्लम। मैंने ये इंसिडेंट को कम्युनिकेट किया टू MG इंडिया विद ऑल द डिटेल्स, आल्सो गिविंग देम द एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे ये चीज़ हुई थी, क्योंकि MG की जो iSmart ऐप है उसमें आपको ये दिखता है कि अगर गाड़ी में सडन ब्रेकिंग हुई है तो किस जगह होगी। उस लोकेशन को पिन पॉइंट करके मैंने उन्हें डिटेल्स दी कि मेरी गाड़ी के आगे भी कुछ नहीं था, मेरी गाड़ी के राइट लेफ्ट में भी कुछ नहीं था,
उसने पता नहीं क्या सेंस किया, उसने कम्प्लीटली ब्रेक लगा दिया। तो मैंने इस रिलेटेड एमजी इंडिया को कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, मेरे 2 मेजर क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था, क्या ये कोई मैकेनिकल फेलियर था जहाँ पे कि गाड़ी को कुछ इंटरनल इशू हुआ, और वेरी मच लाइक कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, आप 2 व्हीलर चला रहे हो, गाड़ी पेट्रोल खत्म हो जाती है और एकदम से आप फिर रेस देते हो तो गाड़ी उठती नहीं है एंड गाड़ी धीरे धीरे करके रुक जाती है, वाला फीलिंग मुझे आया। तो क्या ये मैकेनिकल फेलियर था या ये एक्चुअली एडास था जहाँ गाड़ी ने कुछ ऐसा सेंस किया जो मेरी बेयर आइज नहीं देख पाई। पॉसिबली आई वाज सेव्ड फ्रॉम सम प्रॉब्लम। मुझे जहाँ तक दिख पा रहा था मेरे आगे व्हीकल में कुछ नहीं था, मैंने जैसा आपको बताया, तो मेरी गाड़ी हिट हुई। अब फॉर्चुनेटली फॉर मी, क्योंकि पीछे से मुझे किसी ने हिट किया, इट डिडंट बिकम अ प्रॉब्लम लार्जली फॉर मी, बट इट कुड हैव बीन अ लार्जर प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे व्हीकल के पीछे कोई बस होती या ट्रक होता तो इट कुड हैव बीन अ बिगर प्रॉब्लम। और उस टाइम पे मुझे लिटरली ये लगा कि एडास इज सच अ सिस्टम कि आप गाड़ी को इन अ वे नहीं कंट्रोल कर सकते हो, गाड़ी जो सेंस कर रही है वो उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। फॉर मी इट वाज अ प्रॉब्लम। मैंने ये सारी चीजें उन लोगों को लिखी, वेदर इट वाज एडास और मैकेनिकल फेलियर, एंड टिल डेट मुझे इसका कोई सोल्यूशन मिला नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, राइट फ्रॉम दैट डे, मैं इस गाड़ी का फ्रंट कोलिजन असिस्ट और लेन कीप असिस्ट बंद करके ही चलाता हूँ, बिकॉज इट वाज अ वेरी वेरी स्केरी एक्सपीरियंस फॉर मी। So I would say build quality outstanding. ADAS I'm not sure. And with this video I would strongly suggest the people who are going to buy a Pro with the ADAS function कि भाई लोग ध्यान से चलाना, और / keep the front collision assist as switched off, क्योंकि वो क्या सेंस कर रही है you don't know. And believe me, I have been driving vehicles for a good 12-15 years now. मेरा ये जो experience था it was completely off. So I'm still waiting for the answer from MG India. Once I get the answer, I'll possibly communicate the same to you. But yes, yeah. So as a non-EV user, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, आई एम श्योर ऑडियंस के माइंड में भी होगा। तो बिकॉज हम लोग पेट्रोल और डीजल कार यूज़ करते हैं तो उसका हमें सर्विस शेड्यूल थोड़ा सा पता होता है, क्या कुछ चीज़ें हमें उसमें चेंज करवानी होती हैं, किस टाइम शेड्यूल पे, उसका थोड़ा नॉलेज होता है। इस पर्टिकुलर केस में जो सर्विस शेड्यूल है वो क्या है, दैट्स वन। सेकेंडली, आपके पार्ट्स वगैरह कौन से चेंज होते हैं या फिर सर्विस किए जाते हैं? Right. So again, this is based on my experience, and obviously I never had a background of service, but then हर सर्विस में एक जनरल चेकअप, तो अभी तक इस गाड़ी की मेरी सेकेंड सर्विस ड्यू है। फर्स्ट सर्विस में जनरली विच हैपेंस एट अराउंड 1500 किलोमीटर्स, आपके बेसिक चेक्स होते हैं, गाड़ी के बेसिक्स ठीक हैं, गाड़ी को क्लीन कर दिया जाता है बेसिकली, एंड साथ ही साथ अगर कोई नट बोल्ट्स उन्हें दिखते हैं जो टाइट करने की नीड है तो वो गाड़ी को वो कर देते हैं। विद द एक्सपीरियंस दैट आई हैव ऑफ द नेक्सॉन ईवी, जो 5000 या 10,000 किलोमीटर पे आपकी सर्विस होती है, विच इज जनरली 10,000 व्हेन इट कम्स टू नेक्सॉन आफ्टर द इनिशियल सर्विस, आपका ट्रांसमिशन ऑयल जो होता है वो चेंज होता है। Okay. Transmission oil, basically, so I will not go into details of it, but then transmission oil is the only change which happens in normal services. Okay. But then there are a number of things I'm sure जो बाद में आती होंगी, but again with Nexon EV, मेरा experience was about 10,000 kilometers. I had to sell it because of n reasons. So अगर आप लेटर एज में इलेक्ट्रिक कार्स कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में जानना चाहते हो तो पॉसिबली आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट देन मोटा मोटा सॉफ्टवेयर चेक्स, कोई अपडेट्स आ रहे हैं क्या, ट्रांसमिशन ऑयल, कोई ऐसी इश्यूज जो स्पेसिफिकली आपको लगते हैं गाड़ी से रिलेटेड, वही चेंज होते हैं इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ एन ईवी। सर्विस कॉस्ट में भी अगर आप देखोगे तो almost half हो जाती है cost. So now when it comes to an EV with Nexon, मेरा highest bill जो आया था वो 2,500 रुपए का आया था, again till the 10,000-11,000 kilometers that I drove. और इस कार के साथ तो obviously there was no cost, क्योंकि अभी भी मैं labor free जो services होती हैं उसका ही part हूँ, and I do not expect in the next service, which is like due in another 600-800 kilometers. So I've driven this car for about 4,300. इसकी next service 5,000 kilometers पे. Okay. उसके बाद
आई थिंक आई एक्चुअली नीड टू चेक देयर सर्विस बुक, बट मुझे जहाँ तक पता है इसकी हर 15,000 किलोमीटर्स पर सर्विस आएगी, विच इज लाइक 1500 देन 5000 एंड देन आई थिंक पॉसिबली 10,000 किलोमीटर, और उसके बाद जो है वो हर 15,000 किलोमीटर्स पे सर्विस आएगी। तो वो भी एक इंटरवल ज्यादा है, क्योंकि विद टाटा और एनी अदर कार्स हर 10,000 किलोमीटर्स पे आपको सर्विस चेक कराना पड़ता है। सो वो एक पार्ट है। Because we have been interacting from last good 20 to 30 minutes now, would like to understand, क्योंकि आपको Nexon EV की काफ़ी याद आ रही है हर बात में, फॉर श्योर, बिकॉज आप रेफरेंस EV का दे रहे हो, तो आपने पहली कार वही यूज़ करी है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट पे आप समझाने की कोशिश कर रहे हो ऑडियंस को। बट क्या ऐसा रीज़न रहा कि आपने 10-11 हज़ार किलोमीटर्स में उस गाड़ी को जाने दिया? फॉर श्योर कोई भी गाड़ी खरीदता है वो एटलीस्ट नेक्स्ट 3 साल 4 साल 5 साल के लिए सोच के चलता है, तो व्हाट वाज द रीजन कि आपने नेक्सॉन को बाय कर दिया? यार मैंने जब गाड़ी ली थी ना, तो लुक्स तो मुझे बड़े पसंद थे। जो नया वाला अभी जो करंट लुक है नेक्सॉन का, वही लुक वाली मैंने ली थी, और वो लॉन्च, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लॉन्च हुई थी अराउंड सितंबर अराउंड, और मैंने विद इन अ मंथ वो गाड़ी ली। इनफैक्ट जो मेरे पास व्हीकल था वो फर्स्ट लॉट या शायद सेकंड लॉट का ही था, और फ्रॉम द एक्सटर्नल लुक्स मुझे बड़ी पसंद थी। और मैंने उस टाइम थोड़ा सा ब्रेव डिसीजन भी लिया था, क्योंकि मैं उस टाइम पहले ये सोच रहा था कि मैं पेट्रोल नेक्सॉन ले लेता हूँ, ऑब्वियसली ऑफ द न्यू शेप एंड डिज़ाइन। बट देन मेरी फैमिली में थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ, ऑब्वियसली हमने बोला कि यार ईवी की तरफ दुनिया जा रही है, तो लेट अस गो फॉर द ईवी। अब ऑब्वियसली आपको when you're buying a new EV, आपको बैटरी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता, एंड स्पेसिफिकली जब मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर अवेयरनेस बहुत ही कम थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो मैंने जब वो व्हीकल लिया, तो मैंने उसकी छोटी बैटरी ले ली, विच वॉज द मीडियम रेंज 30 किलोवाट्स। और उसके बाद जब मैंने गाड़ी ली, उसका पहला ही प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ, उसमें जो सेंट्रल कंसोल है उसमें कंप्लीटली टच बेस्ड सेंट्रल कंसोल है उसका। सो अगर आपको गाड़ी का AC ऑन करना है, आपको गाड़ी का डिफॉगर ऑन करना है, कुछ भी करना है, आपको उस टच पैनल से ही करना पड़ेगा। तो मैंने जब गाड़ी की डिलीवरी ली, तो मुझे उसको बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा था उन बटन्स को, राइट। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है व्हीकल नया है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले टच ड्रिवन बेस्ड कंसोल को मैंने यूज़ नहीं किया था। तो लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो और डिफिकल्ट हो गया, मुझे लिटरली पूरा प्रेशर लगा के गाड़ी के क्लिप ब्लिंकर्स ऑन करने पड़ते थे, उसकी लाइट ऑन करनी पड़ती थी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ मेजर प्रॉब्लम है इसमें। मैं गाड़ी को विद इन, मेरे ख्याल से गाड़ी ले हुए मुझे हफ्ता 10 दिन हुआ होगा, मैं उसको लेकर गया, एंड देन ऑब्वियसली विद इन 5 मिनट्स दे टोल्ड मी हाँ प्रॉब्लम है। सो गाड़ी की डिलीवरी को 10-15 दिन ही नहीं हुए थे, और वो पूरा का पूरा जो टच वाला कंसोल है वो चेंज हुआ उसका। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, पर मुझे लगा शायद हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। आई मीन अच्छे से अच्छे ब्रांड्स के साथ भी होता आप यूजुअली खुद को कंसोल कर रहे होते हो कि भाई मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, तो होता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही अच्छे से अच्छे ब्रांड्स, इनफैक्ट जिन प्रीमियम ब्रांड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, उनमें भी आपको रेयरली ऐसा कोई कंसर्न आ सकता है। तो दैट इज व्हाट आई फेल्ट, मैंने कहा ऐसा ही होगा। बट देन स्लोली एंड स्विफ्टली जैसे जैसे मैं गाड़ी को और ड्राइव करता गया, मुझे उसके फर्दर कंसर्न्स भी दिखे। फॉर एग्जांपल जो गाड़ी का टच स्क्रीन था सेंटर में, जिससे बेसिकली आप मल्टीमीडिया और सारा यूसेज करते हो, वो हैंग हो जाता था। वो हैंग हो जाता था, फिर उसके बाद आप उसको गाड़ी को एक बार शट डाउन करो, फिर आप उसे स्टार्ट करो तो चल पड़ता था। कभी कभी वो चलता भी नहीं था, वो स्टिक हो जाता था, और हैंग हो गया मतलब वो चल ही नहीं रहा है फिर। और फॉर एग्जांपल अगर आप एक अननोन प्लेस में जा रहे हो जहाँ गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स से आप यूज़ कर रहे हो, तो आप वो भी यूज़ नहीं कर सकते। तो वो एक कंसर्न बन गया था। सो with a 50 किलोवाट चार्जर, 53 किलोवाट्स की बैटरी साइज है, आप 10-15-20% पे चार्ज कर रहे हो सेफर साइड पे, तो आपका 1 घंटा चार्जिंग लगेगा विद अ DC चार्जर, DC फास्ट चार्जर। अगर आप AC चार्जर यूज कर रहे हो घर में, और अगर ये
यू नो आपके पास एक स्टैंडर्ड 7.4 या 7.5 किलोवाट्स का चार्जर है, तो आपकी गाड़ी बिटवीन 9 to 10 आवर्स में चार्ज हो जाती है। और ऑब्वियसली 9 to 10 आवर्स के का जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर वहीं वो एक नॉर्मल प्लग है, जो आप स्टैंडर्ड प्लग यूज़ करते हो घर में, उस पर अगर आप चार्ज कर रहे हो तो वो टाइम ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, which means close to 20 hours to charge a battery size of, or rather a car of this size in terms of 53 kilowatts. So guys, while he is talking about this size, एक बार मैं आपको look दे देता हूँ यहाँ पे. So he must be 5'9", 5'10", and I am 6'4". तो उन्होंने अपनी बॉडी पोस्चर के अकॉर्डिंग सीट को एडजस्ट किया हुआ है. स्टिल आई हैव गॉट लेग स्पेस ओवर हियर. हेडरूम भी अच्छा है, सो यू कैन सी इट. सो इस साइज़ के बारे में जब बात हो रही है तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी स्पेशियस. क्लॉस्ट्रोफोबिक का दूर दूर मतलब ही नहीं बनता. यहाँ पे आपके पास मून रूफ है, जिसमें पूरा ऑलमोस्ट आपकी रूफ जितनी है वो कवर हो रही है. सेफ्टी को लेके, मून रूफ को लेके अपने कंसर्न्स लोगों के हैं, जिस पे अभी भी डिबेट हो रही है. बट अभी इस वीडियो में उस बारे में बात नहीं करेंगे. बट मोरलेस आपको एक स्पेशियसनेस का मैंने यहाँ पे आइडिया दे दिया है. तो जैसा कि क्षितिज भाई ने बताया कि नॉर्मल अगर आप फास्ट चार्ज यूज़ कर रहे हो तो 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी. और घर के आपने एक नॉर्मल कनेक्शन लिया हुआ है तो 9 to 10 आवर्स. और नॉर्मल प्लग अगर जो आप घर पे यूज़ कर रहे हो तो 19 to 20 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं जाऊँ तो क्षितिज भाई एक क्वेश्चन ये भी है जो मेरे माइंड में भी है कि जैसे हमारी नॉर्मल कंबस्शन कार्स होती हैं, उनका डेप्रिसिएशन होता है विद टाइम. यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेन होता है बैटरी पैक का. तो लेट्स से पहले तो आप एक बार क्षितिज भाई आपको बता देते हैं कि ऑन रोड कितने की पड़ी है. ये गाड़ी मुझे ऑन रोड पड़ी है 18,40,000 की. मैं जो इनके इनिशियल कस्टमर्स थे, इन लोगों ने एक ऑफर निकाला था जहाँ पे कि आप अगर, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक पहले 8,000 या पहले 10,000 बुकिंग ऐसा कुछ था एग्जैक्टली. ओके. तो अगर आप उस कस्टमर बेस में हैं तो आपको गाड़ी इंट्रोडक्टरी प्राइस में मिल रही थी, विच वॉज 17.49 एक्स शोरूम. ओके. आप इंश्योरेंस एंड बाकी चीज़ें मिला लोगे तो गाड़ी आपको 18.40 के अराउंड पड़ रही थी उस टाइम. ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस गाड़ी में सब्सिडी ली नहीं थी, तो मैंने वो सब्सिडी यहाँ पे अप्लाई करी. तो मुझे करीबन 1 लाख रुपए की यूपी से गवर्नमेंट से सब्सिडी आ गई. एंड नेट अगर आप देखेंगे तो मुझे गाड़ी करीब 7.40 के आसपास पड़ी, विच इज़ लाइक क्लोज टू द एक्स शोरूम प्राइस. फर्दर इसमें मैंने एक्सेसरीज काफ़ी करवाई थी. एक्सेसरीज एक्चुअली बहुत महंगी थी. सो आप मुझसे सब कुछ ओवरऑल करके पूछोगे तो मुझे गाड़ी 18 लाख में. ओके. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ परचेजिंग, लेट्स से अगर 5 साल बाद हम बैटरी पैक की बात करते हैं तो आप या तो इसको प्रॉब्लली रीसेल करोगे या फिर बैटरी पैक रिन्यू कराओगे. उस केस में आपको कितनी कॉस्टिंग देनी पड़ सकती है टेंटेटिवली? हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, बट स्टिल बिकॉज यू हैव बीन यूजिंग ईवीज फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग टाइम नाउ. आई थिंक थोड़ा सा इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग बैटरी केमिस्ट्री की तरफ जा सकते हैं. सो राइट नाउ जो लार्जली 2 बैटरी केमिस्ट्रीज अवेलेबल हैं डिफरेंट ईवी कार्स में, इज वन इज NMC एंड द अदर इज LFP, व्हिच इज इन दिस कार. ओके. अगर आप LFP को देखो तो जनरली लंबे सालों के लिए LFP को प्रेफर किया जाता है वर्सेस NMC, जो कि एक्चुअली बैटरी डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन अ वे बेटर है. बट देन जहाँ हम बात कर रहे हैं लॉन्जिविटी की, उस एंगल से थोड़ी सी वो डिफरेंट हो जाती है. बट अगेन पीपल विल हैव देयर ओन एप्रीहेंशंस एंड थॉट्स अबाउट इट, क्योंकि जो लार्जर ब्रांड्स हैं लाइक मर्सिडीज बेंज, वो अभी भी NMC ही यूज़ कर रहे हैं. दे आर नॉट यूजिंग LFP. So again, coming to the brands, MG की बहुत सारी गाड़ियाँ, टाटा, महिंद्रा, BYD, ये सब LFPs यूज़ कर रही है. Okay. So होता ये है कि LFPs जो हैं वो एक तो from the point of view of I would say heat, या हम कह सकते हैं from the point of view of any thermal issues, better हैं from NMC. Okay. Which means कि अगर एक सर्टेन टेम्परेचर पे बैटरी में आग लगने की पॉसिबिलिटी होती है तो वो LFP में कम होगी वर्सेस NMC. Okay. That's the major difference. Now जब बात करते हैं इनकी साइकिल्स की, तो उसमें भी जो LFP की चार्ज साइकिल्स हैं वर्सेस NMC वो बहुत ज़्यादा हैं. Okay. एग्जैक्ट नंबर पे तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप मोटा मोटा कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट
रेंज या चार्ज साइकिल्स में डबल होती है इन कंपैरिजन टू NMC. ओके सो which बेसिकली मीन्स कि मेरे को मान लेते हैं कि आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि 3000 चार्ज साइकिल्स मिल रही हैं इस गाड़ी के साथ वर्सेस 1500 चार्ज साइकिल्स इन NMC. तो 3000 चार्जिंग साइकिल्स का मतलब हो गया पूरा 0 to 100 which means कि अगर मैं 50 to 100 चार्ज कर रहा हूँ तो ओनली हाफ. तो 3000 साइकिल्स में आप इमेजिन कर लो कि मेरी गाड़ी मेरी करंट रेंज के हिसाब से हार्डली 3 बार चार्ज होती है बिकॉज ऑफ द गुड रेंज दैट द कार हैज. मैं 3 बार चार्ज कर रहा हूँ इन अ मंथ विच इज अबाउट 35-36 times in the whole year. Multiplied by 10 years is 360 times. मैं हार्ड साइड पे ले रहा हूँ कि कोई बंदा हफ्ते में 3 बार चार्ज कर रहा है और 3 बार चार्ज करने का मतलब वो करीबन 10 बार इन अ मंथ into 12 which is about 120 times in a year into 5 years और से 10 years 1200 times. हाँ तो 1200 चार्ज साइकिल्स होगी. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या चार्ज साइकिल्स की यहाँ पे बात हो रही है, क्या लॉन्जेविटी की बात हो रही है. Right. So again, this is not a practical experience that I have, but this is what is there in theory. कि क्या difference है. तो just to simply answer that question, अगर मैं इस गाड़ी को रोज भी चार्ज कर रहा होता, मैं 30 times चार्ज कर रहा होता और उस कैलकुलेशन पे भी जाऊं तो मैं इस गाड़ी को बहुत ही आसानी से 10-15 साल बिना कुछ सोचे हुए चला सकता हूँ. ये जरूर हो सकता है कि इस पूरे पीरियड में जो आपका कंप्लीट बैटरी पैक है उसकी बैटरी हेल्थ डिग्रेड हो. बैक टू द कॉस्ट अगर कोई कंसर्न आता है तो एक तो यही है कि इस गाड़ी की लाइफ टाइम बैटरी वारंटी में आती है. लाइफ टाइम ऑब्वियसली मीन्स पहले 15 साल विच इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस व्हीकल. उसमें कोई कंसर्न आएगा तो एटलीस्ट मैं इस एंगल से थॉट रख सकता हूँ कि MG विल टेक केयर ऑफ इट. 3 ऐसी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है इस गाड़ी में जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे. सबसे पहले तो स्पेस ही है. हम लोग ना इंडियंस जो हैं वो इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हमारे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, है ना, चीज़ें बड़ी होनी चाहिए. ये सपना तो हम लोगों का रहता है. एंड स्पेशली जब हम लोग मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से आते हैं तो वो सपना इन अ वे गाड़ी पूरा करती है क्योंकि इस कॉस्ट में इतनी स्पेस किसी गाड़ी में मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है. एंड सो अगेन द स्पेस ऑफ इट, रेंज जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था विद द स्मॉलर बैटरी इन टाटा. तो मुझे इसमें 400 प्लस की रेंज मिलती है. मेरा इजीली 1.5 वीक निकल जाता है. और अगर मेरा इधर उधर का रनिंग नहीं है और मैं सिंपली अपने घर से ऑफिस जा रहा हूँ तो इवन ये 2 वीक भी चल जाती है. सो गाइस अभी हमारे साथ वीडियो शूट करने के बाद क्षितिज भाई का प्लान है कि वो देहरादून जा रहे हैं नोएडा से, विच विल बी क्लोज टू 350 किलोमीटर्स. और अभी हमारे साथ भी गाड़ी काफ़ी घूम चुकी है. और तीसरी बड़ी अच्छी फील मुझे ये लगती है कि आप ना बड़ा ऊंचा बैठते हो उस गाड़ी में. तो यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट अ कार लाइक सफारी या हैरियर या फॉर दैट मैटर इनोवा, तो आपको ना ऊंचे बैठने की फीलिंग बड़ी अच्छी होती है. और इन अ वे आप थोड़ा सा कमांड में भी रहते हो क्योंकि जब ऊंचे बैठते हो तो आपका जो विजन है बेटर वो हर एंगल से बेटर है. और विद दैट पार्ट आई आल्सो वांट टू से कि विजिबिलिटी गाड़ी में बहुत आउटस्टैंडिंग है क्योंकि ग्लास एरिया बहुत ज्यादा है. राइट. सो या मोटे मोटे ये 3 चीजें जो MG इम्प्रूव कर सकता था या आपको थोड़ा फ्लॉ लगता है. एक जो मुझे स्क्रीन में ना वैसे बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है बट कभी कभी लैग्स आते हैं. और ये स्पेशली तब आते हैं जब गूगल मैप्स चल रहा हो. तो ये स्टिक हो जाता है स्क्रीन. और ऑब्वियसली उतना स्मूथ या फास्ट नहीं चलता. से फॉर एग्जांपल लाइक एन आईफोन और एक ऐसा स्क्रीन जो बेसिकली पूरा का पूरा स्क्रीन ही आपके सारे ऑपरेशंस के लिए यूज हो रहा है. सो आई वुड से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील इन टर्म्स ऑफ यूसेज स्पीड और लैग ना करे तो बहुत अच्छा हो सकता था. सेकेंड चीज़ सस्पेंशन, वो जो मुझे पार्ट है वो बड़ा स्ट्रांगली लगता है. इस गाड़ी में सस्पेंशन उतना अच्छा नहीं है अगर मैं कंपेयर करूँ टाटा से. तो टाटा की जो सस्पेंशन है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे. और इनफैक्ट I'll be very aggressive to say this, but मेरे जीजा जी के पास C40 रिचार्ज है वोल्वो की, which costs about 65 lakhs on road.
और उसका जो सस्पेंशन है और जो मेरी नेक्सॉन का सस्पेंशन था, नेक्सॉन वाज फार बेटर देन दैट कार। और सस्पेंशन जब मैं टाटा की बात करता हूँ तो छोटे गड्ढे हों बड़े गड्ढे हों, आप हाई स्पीड में जा रहे हो आप स्लो स्पीड में जा रहे हो, आपको गड्ढे फील नहीं होते, बहुत अच्छे से ग्लाइड करती है। इस कार में आपको छोटे छोटे गड्ढे भी फील तो नहीं होंगे, मैं ये नहीं बोलूँगा, बट गाड़ी में जिस तरह का इसका शेप है या जिस तरह से सस्पेंशन ट्यून्ड है, गाड़ी में मूवमेंट है बहुत ज़्यादा। तो जब आप छोटे गड्ढे में भी जाते हो तो गाड़ी मूव करती है। और स्पेशली जब आप हाईवे पे हाई स्पीड्स पे जा रहे हो और जो हाईवे पे बेंड्स होते हैं, जो जॉइनिंग बेंड्स होते हैं, बीच बीच में जो बेंड्स आते हैं, राइट, उन बेंड्स पे जब गाड़ी जाती है तो वो हल्का सा नीचे जाके ऊपर जाती है, तो वहां तो पीछे वाले जो लोग हैं वो लिटरली उछलते हैं अगर आपने सही टायर प्रेशर मेंटेन नहीं कर सका है। From that I can actually come back to the point of rather come to the point of tire pressure. इस गाड़ी का जो suggested tire pressure है वो 36 psi का है सारे टायर्स में। With this variant 18 inches का इसके व्हील साइज है। अगर आपका वो 36 को आपने पूरा 36 कर रखा है, तो जब गाड़ी हॉट कंडीशंस में चलती है तो 36 से 38 39 तक एयर प्रेशर पहुंच जाता है। उस केस में तो लिटरली गाड़ी बहुत बुरी तरह से उछलती है। और उस केस में आपको यही करना पड़ता है कि आप एयर प्रेशर को नीचे ले आओ, 33 34 के आसपास ले आओ, सो दैट वो गाड़ी उतनी उछले ना। नॉर्मली विद कंडीशंस लाइक राइट नाउ, बारिश की कंडीशन है, ठंड है, वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत चेंज नहीं होता, तो यू कैन मेंटेन इट अराउंड 35। दैट हेल्प्स कि ये बाउंसी पना कम हो जाए। बट जनरली इसका सस्पेंशन बाउंसी है और वो ज़्यादा फील तब होता है जब आप फास्ट स्पीड्स पे हो। स्लो स्पीड्स पे इट इज मोर और लेस फाइन। तो या मेरे को एनवीएच फील हुआ है, मतलब टू बी ऑनेस्ट। हाँ, मतलब ये ना आप एनवीएच ऐसे इनके कार की नॉइस नहीं है, बाहर की नॉइस उतनी वो नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि टाटा जैसी है। मुझे वो वाला एनवीएच नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि बाहर की जो नॉइस आ रही है, नॉट द कंप्लीट एनवीएच, बट देन नॉर्मल एनवीएच लेवल्स तो टाटा से बेटर हैं कई चीज़ों में। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्सॉन ईवी में जब भी बहुत ज़्यादा हीट होती है इन टर्म्स ऑफ कि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, 40-45 डिग्रीज है, तो ना उसका जो एसी चलता था या कूलिंग सिस्टम था, जो भी एग्जैक्ट था, उस वजह से बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्रेशंस आपको रेस और ब्रेक पेडल में आती थी, विच इज नॉट द केस इन दिस कार। एक्सट्रीम गर्मी भी होगी तो हल्का सा आपको साउंड फील होगा कि एसी चल रहा है फ्रंट में, लेकिन उसका किसी तरह का वाइब्रेशंस आपके पेडल्स पे नहीं है। सो दैट्स द मेन डिफरेंस। एनवीएच लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जनरली तो मुझे कोई कंसर्न नहीं आता। द ओनली थिंग दैट आई जस्ट सेड इज कि मैं जब अंडुलेशंस पे जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे वो फील हो, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े। ओके, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस। पहला तो ये कि एज ऑन डेट इफ समवन इज थिंकिंग टू बाय इट एज अ प्राइमरी कार, ईवी स्पेसिफिकली, तो आप क्या एडवाइस दोगे लोगों को कि मतलब वेदर दे कैन गो फॉर इट? फॉर श्योर यू हैव वेंट फॉर इट, तो आप कॉन्फिडेंट हो इस बारे में, बट कुछ फ्लॉज या फिर कुछ चीज़ें जो एडवांस होती जा रही हैं टाइम के साथ, या हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग फ्री माइंड करके एकदम ईवी की तरफ जा सकते हैं या प्राइमरी कार की तरह यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एडवांसमेंट। अगर आप आइस इंजन्स की बात करते हो, नॉर्मल पेट्रोल डीजल, तो उसमें एडवांसमेंट एक अच्छे पीरियड के बाद ही आता है। इलेक्ट्रिक कार्स और उसकी टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी चेंज आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में बड़ा स्ट्रॉन्ग डिस्कशन है, जहाँ पे कि रेंज भी बहुत हाई हो जाएंगी, सारी चीज़ें बहुत हाई हो जाएंगी। BYD ने कुछ ऐसी बैटरीज डेवलप करी हैं अभी बहुत रिसेंटली, विच इज़ ऑब्वियसली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी सिस्टम एंड बैटरी एंड BMS, जहाँ पे कि गाड़ी आपकी बहुत ही फास्ट चार्ज होती है। इट्स लाइक आप एक 1000 किलोमीटर की रेंज गाड़ी को विद इन 30 मिनट्स, विद इन 50 मिनट्स दे सकते हो। सो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली पाइपलाइन पे हैं, तो चेंजेस तो आ रहे हैं। बट आप अगर राइट नाउ मुझसे पूछते हो कि भाई इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए या नहीं, आई वुड से कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन ढूंढने की तो बड़ी स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है, जो आपको रेंज भी दे रहे हो, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा आपकी पॉकेट पे हैवी ना हो। क्योंकि अगर जब से हम इस गाड़ी की बात करते हैं, तो जो क्रेटा का मिडिल वेरिएंट है या कोई भी
ऐसा व्हीकल जो मार्केट में बहुत अच्छे से चल रहा है इस टाइम, फॉर एग्जांपल विटारा। सो विटारा हाइब्रिड की मैं बात करूँ, ये सारे व्हीकल्स इसी रेंज के हैं, 17-18। राइट। और इस कॉस्ट में अगर आपको एक बड़ा व्हीकल मिल रहा है लाइक दिस, आपका जो एवरेज कंजम्पशन है, रादर आई वुड से रेंज है, वो आपको 400 किलोमीटर के ऊपर मिल रही है, और साथ ही साथ आपकी जो मेंटेनेंस है जो इस केस में बहुत ही कम है। अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इलेक्ट्रिक ले सकते हो, बट एट द सेम टाइम अगर आपका रनिंग जो है इट इज़ अ गुड 200 किलोमीटर अराउंड, तो आई वुड से कि उस केस में आप हाइब्रिड को भी सोच सकते हो। बट अगर मैं इसको काइंड ऑफ समराइज करूँ तो अगर आपकी रनिंग विदिन 60-70 किलोमीटर और इवन ऐसे विदिन 100 किलोमीटर्स है, आप बड़ी गाड़ी पसंद करते हो, या आपकी जो बेसिक रनिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिक्स को बड़ी इजीली चूज कर सकते हो। पेट्रोल डीजल में ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस यही है कि आप इमीडिएटली गए, आपने पेट्रोल भरा है, डीजल भरा है, बट उसमें भी फ्लॉज हैं दिल्ली एनसीआर में। एक तो डीजल का 10 इयर्स का, प्लस अभी पेट्रोल में जो इथेनॉल वाला इशू चल रहा है बहुत। करेक्ट। तो दैट आल्सो डिपेंड्स कि आप उस व्हीकल को कितना लंबा रखना चाहते हो, बट आई थिंक आई कैन स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इलेक्ट्रिक जा सकते हो। बट मुझे पर्सनली लगता है अभी इलेक्ट्रिक्स फिर भी बहुत ओवर प्राइस्ड हैं। वहां पर समवेयर ना ये कार थोड़ा सा वो बैलेंस बना देती है, जिस वजह से मैंने आपको क्रेटा और उसका एग्जांपल दिया। बाकी एनी कार अपवर्ड्स ऑफ 20-25 lakhs, और जब वो आपको 500 किलोमीटर की रेंज भी नहीं दे रही है, मुझे लगता है वो सेंस नहीं बनाती। तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन का थॉट हो सकता है, बट आई वुड से कि मार्केट में बहुत अच्छी गाड़ियाँ इस टाइम हैं। हैरियर है, V6 है, XCV9 है। द ओनली थिंग इज आप कितना स्पेंड कर रहे हो और उसके सामने आप कितनी रेंज ले। सो मैंने बोला था कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मेरा वही है। जैसा कि आपने बोला कि हैरियर है, XCV9 है और BE6E है, तो इनफैक्ट जब आपने ये ली थी तो आई गेस दे वर इन न्यूज़, या फिर वो शायद लॉन्च भी हो गई थी, बुकिंग चल रही थी। हाँ, तो व्हाई डिडंट यू गो फॉर दोज ऑप्शंस? एक तो जब मैं अपने पॉकेट की बात करता हूँ तो मैंने ये सोचा था कि मुझे अगर कोई भी व्हीकल लेना है तो इट शुड बी अंडर 20 lakhs। ओके। तो हम लोग BE6 की बात करते हैं तो उसका स्टार्टिंग वेरिएंट ही ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, करीबन 19-19.5 के आसपास आता है। उसमें मुझे 59 किलोवाट्स की बैटरी साइज मिल रहा है। ओके। दूसरा, जब मैंने व्हीकल लिया था तब तक 79 किलोवाट्स जो बड़ा साइज का बैटरी है उसकी रेंज के बेसिक प्रेडिक्शंस तो आ गए थे। तो जनरली लोगों को ठीक ठाक चलाकर 500 की रेंज मिल रही है विद 79 किलोवाट। नाउ इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद दिस व्हीकल, ये 53 किलोवाट्स में मुझे बड़ी इजीली 400 किलोमीटर की रेंज देती है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाईवे आल्सो। अब आप कॉस्ट की रेशो कैलकुलेट कर लो। मैं एक जगह 79 किलोवाट्स में क्लोज टू 27-28 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे 500-550 की रेंज मिल रही है, वर्सेस मैंने करीबन 17.5-18 लाख इफेक्टिवली इस गाड़ी पे खर्च किया, जहाँ मुझे 450 से 450 की प्रैक्टिकल रेंज मिल रही है सिटी में, एंड 400 प्लस ऑन द हाईवे। तो मेरे लिए तो वो कंपैरिजन बहुत क्लियर हो जाता है कि मैं क्यों एक महंगा व्हीकल लूँ अगर मुझे उसी के आसपास की सिमिलर रेंज मिल रही है विद अ लार्जर व्हीकल। मुझे साइज भी अच्छा मिल रहा है, मुझे इंटीरियर्स भी ज़्यादा बेटर मिल रहे हैं, मुझे स्पेशियसनेस की फीलिंग ज़्यादा है, दिखने में व्हीकल ज़्यादा बट बेटर है। आई वुड नॉट से बेटर, मैं ये बोलूँगा लार्ज है, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। B6 मुझे बड़ी सुंदर लगती है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर 79 किलोवाट की बैटरी मुझे 500-550 की रेंज दे रही है तो 59 की कितना देगी? यू कैन इमेजिन वो एक प्रैक्टिकल रेंज। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। XCV9 ऑब्वियसली वो और महंगी हो जाती है, डजंट मेक सेंस। टाटा नेक्सॉन के साथ मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट कर्व एक ऑप्शन था, कर्व मुझे पसंद थी, बट अगेन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट आई हैड विद टाटा मैंने उसको इग्नोर किया, जबकि इससे 2 किलोवाट 3 किलोवाट लगभग बैटरी साइज बड़ा भी है। BYD मुझे बहुत पसंद थी, मुझे BYD एज अ कंपनी ऑल्सो बहुत पसंद है, जो भी उन्होंने टेक्नोलॉजी के लिए कर रहे हैं वो लोग, बट वो मेरे बजट से बहुत दूर थी। मैं BYD की Atto 3 की भी बात करूं तो उसका नीचे वाला वेरिएंट विच इज आई थिंक 50 किलोवाट्स, वो करीबन 26-27 लाख का।
उस पर डिस्काउंट्स की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, और फिर ऑब्वियसली अगर मैं 60 किलोवाट्स के लिए जाता तो वो 30 क्रॉस कर जाता, राइट। तो वो भी मेरे कॉस्ट में नहीं थी। तो सारी चीज़ों को मिलाकर स्पेस, रेंज, बजट, जो वैल्यू मुझे मिल रही है इस प्राइस में, इन सब चीज़ों को मिलाकर मुझे ये लगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। ग्रेट। सो गाइज आई होप कि आपके मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस है वो आपके साइड से मैंने कवर कर लियो। इन केस अगर और भी क्वेश्चन है तो फील फ्री कि आप कमेंट सेक्शन में नीचे अपने क्वेश्चंस मेंशन कर सकते हो। मैं क्षितिज भाई से बात करके कुछ आंसर पॉसिबल होंगे तो मैं वो करवा दूंगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो और अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहते हो, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, सो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा इंस्टा आईडी मिल जाएगा, वहाँ पे डीएम कर सकते हो, विल गेट इन टच विद यू। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है सो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट अपने अकॉर्डिंग करते रहना। बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।